देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। आदाब नाज़रीन। जम्मू कश्मीर में अमन के बहुत दावे किए गए हैं। डिलिमिटेशन की पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई थी, हमने सोचा था इस हफ्ते हम उस पर और बहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किए हैं, मरकज को, रियासती हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को, एक पिटीशन को लेकर। लेकिन आज मैं बहुत मायूस हूं। आज मैं बहुत दुख में हूं, दर्द में हूं, उलझन में हूं, घुटन में हूं, कर्ब में हूं, इंतशार में हूं। हो क्या रहा है? अगर आप राहुल भट्ट की तस्वीर देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। उसने किसी का क्या नुकसान किया था? उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो किसी का क्या बुरा कर रहा होगा? वो एक ऐसे सरकारी ओहदे पे था जो आवाम के काम कर रहा था, इन हालात में भी जाके। जब लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला, दहशतगर्दों ने, अगर मैं लोगों गलत कह रहा हूं, तो वो फिर वापस गया वहां पर। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान के दरमियान का जो रिश्ता है, वो मेरे जैसा भारत के इस तरफ का इंसान बखूबी समझता है। मैं अगर किसी कश्मीरी पंडित के साथ बैठा बात कर रहा हूं, अगर उस वक्त वहां पे कोई कश्मीरी मुसलमान आ जाता है, तो कश्मीरी पंडित के सामने मैं एक तरह से गैर सा हो जाता हूं। उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जिसे मैं कश्मीरियत समझता हूं, कश्मीरियत कहता भी हूं, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अभी जो राहुल भट्ट के साथ हुआ, वो सिर्फ राहुल भट्ट पे गोली नहीं चली है, वो उस कश्मीरियत पर गोली चली है। और इसके लिए सभी कश्मीरियों को जो है, इस गोली के पीछे की जो जहनियत है, इस गोली के पीछे के जो लोग हैं, उनको बेनकाब करना होगा। उनके खिलाफ जो है एक एहतजाज करना होगा। उनके खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़नी होगी। कोई भी हो, टारगेट किलिंग हो रही है, देख देख के मारा जा रहा है, कोई बाहर के लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जो उस सोच के खिलाफ है, उसको गोली मार रहे हैं। जो कश्मीरियों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है, उसको गोली मार रहे हैं। जिसके आ जाने से ऐसा महसूस होता है कि कश्मीर में अमन अमान आ जाएगा, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित सब एक हो जाएंगे, उनको गोली मार रहे हैं। आज हम इस पर ही बात करेंगे। हम गौर करेंगे इसके ऊपर कि आखिर इसका इलाज क्या है, किस तरह जो है हम ये जो लगातार हलाकतें हो जाती हैं, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे निकला जाए, कैसे एक हुआ जाए, कैसे हम आगे की सोच सकें। हमें इस पर गौर करना है। बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हमारे दरमियान आज जो अहम शख्सियात हैं, उनमें राहुल भट्ट के वालिद साहब भी मौजूद हैं। बेटा जी भट्ट साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपके बेटे की हलाकत पर न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की जानिब से ताज़ियत पेश करता हूं। और सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की जानिब से नहीं, मैं अमन व अमान पसंद करने वाले उन तमाम इंसानों की जानिब से ताज़ियत पेश करता हूं। आपने अपना जवान बेटा खोया है। जवान बेटे का कांधा जो है बूढ़े बाप के जवान बेटे का लाशा जो है बूढ़े बाप के कांधे पर जो है बहुत तकलीफ पहुंचाता है, बहुत भारी हो जाता है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ इफ्रा जान भी मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। नजम साकिब साहब PDP से मौजूद है हमारे साथ।
हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। अजय भारती साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी वैद साहब भी जोड़ेंगे। हम उनको बस थोड़ी देर के लिए जोड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस सियासी बहस में और इस तरह की बहस में हिस्सा लें, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अमन अमान के लिए कोशिशें की जानी चाहिए और क्या कमी रह गई। बिट्टा जी भट्ट साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करूं, कहां पर आपको महसूस होता है कि कमी रह गई है? क्यों राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो देखो सर, कश्मीरी पंडित था? देखो, सबसे बड़ी बात है कश्मीरी पंडित उसके लिए होना जान पे बारी पड़ गई। सबसे पहले बात यही पड़ गया कि वो कश्मीरी पंडित था, उसको नाम लेकर बुलाया गया। इससे ज्यादा ट्रेजेडी क्या हो सकती है? नहीं तो आपको क्या मतलब कभी उसने इस किस्म का इशारा दिया कि डैडी मेरा यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस जम्मू चले जाएं, यहाँ खतरात बहुत हैं? सर आप ईमानदारी से बोलो, उसने कभी ऐसी बात नहीं की कि हमें वापस जाना चाहिए, मुझे वापस होना चाहिए। हाँ, पिछली बार लगा था, पिछली बार सबको लगा था जब वो टारगेटिंग के लिए हो गई वो सरदार मैडम की और एक और हिंदू लड़के की, तब लगा था उनको कि भाई वो जम्मू भी आ गए थे 10-15 दिन, फिर वो दोबारा चले गए। फिर उसको लगा कि माहौल बड़ा एटमॉस्फेयर जो है क्लियर है, तो चलो ठीक है। वैसे मेरे साथ इस बारे में कभी उसने बात नहीं की कि मैं मतलब डरा हूं। नहीं, डरा हुआ होता तो फिर वो वहां पे रुकता ही नहीं, क्योंकि ये तो देखिए वो अपनी जड़ों की तरफ लौट कर गया था। वो डरा हुआ होता तो क्यों जाता मेरे ख्याल से? सही बात है, सही बात है, यही तो हकीकत है। देखो, उसने अपने जिंदगी के कीमती 10 साल जान लगाकर 12 साल इसने श्रीनगर में ही दे दिए। बड़ा खुश था वहां, बड़ा अपनी जगह खुश था। ये नहीं है कि हम बोलेंगे ना खुश था, कोई नहीं, उसको बड़ा लोग भी बहुत चाहते थे। अब ये मैं अपनी जबानी से बोलूंगा क्या फायदा, तो लोग बोलते हैं वहां के। आप किसी भी बंदे को इससे पूछिए, वहां बड़ा हेल्पफुल था लोगों के लिए। अब हमारे लिए लास्ट में क्या छोड़ा? कंधा देने के लिए मुझे छोड़ा। अजय भारती साहब, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं ये काम किसने किया है, ये काम किसका है? देखिए, पिछले हफ्ते जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का दौरा था तो उससे कबल भी जो है थ्रेट्स आई थी कश्मीरी पंडितों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, और हमने लगातार देखा कि कुछ ना कुछ इस तरह का होता रहा कि जो गैर मकामी बाशिंदे हैं उनको निशाना बनाया गया, मकामी बाशिंदों को भी निशाना बनाया गया, ऐसी बात नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी अपरेटस में कुछ ना कुछ कमी रह गई? क्योंकि उसने ऑफिस में जाके मारा है। अगर हम देखें तो अगर बाहर फ्रिस्किंग नहीं हो रही है, क्या जो अंदर जा रहे हैं उनकी किसी किस्म से फ्रिस्किंग नहीं की जा रही है, उनको मेटल डिटेक्टर से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा है, या सिर्फ खाली मास्क देखा जा रहा है कि आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया? अजय भारती सर। जी, इसमें पहले तो मैं बिटाजी भट्ट की हिम्मत की दाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको कि जो इतने बड़े दुख के बाद भी सिर्फ इस जज्बे के लिए कि और किसी को इतना बोझ ना उठाना पड़े, इसलिए वो अपने मन की बात और सरकार तक पहुंचाने के प्रयत्न करते हैं। सचमुच में सलाम है इनको। दूसरी बात, इसमें आप कहते हैं कि सिक्योरिटी अपरेटिस का या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उनका लैप्स है कि नहीं है, कहीं ना कहीं चूक है। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको नहीं मानेगा, क्योंकि ये रास्ते पर या किसी आइसोलेटेड प्लेस पर यह हत्या नहीं हुई है। यह हत्या ऑफिस में, वो भी एक तरीके से मजिस्ट्रेट के, तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट भी होता है, तो उसके ऑफिस में इस प्रकार से जहां लोगों का लगातार तांता बना रहता है, उसको इस प्रकार से वल्नरेबल प्लेस बनाकर रखना, ये अथॉरिटीज की निश्चित रूप से लैप्स है। और इसके लिए कल एलजे साहब ने कहा भी है कि एक एसआईटी का गठन हुआ है। इन सारे इश्यूज को देखना ही पड़ेगा अगर इस तरह की हत्याओं को रोकना होगा।
मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि ये जो राहुल भट्ट साहब हैं, इन्होंने चाडूरा में पर्टिकुलरली अपने को इनसिक्योर फील किया था और ये डीसी साहब के पास गए थे। इनकी श्रीमती भी, बीवी भी गई थी कि इनको वापस बड़गांव में, कहीं और जम्मू या कहीं और नहीं, बड़गांव में ही तहसील ऑफिस में या डीसी ऑफिस में, क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको ज्यादा लगती थी। यहां ट्रैवल टाइम से लेकर ये करता नहीं सुना गया। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं और इससे भी बड़ी ज्यादा कोताही कहूंगा, और वो जो मैं कहूंगा गुनाह है, पाप किया है उन्होंने, कि फैमिली को फेसबुक पर जानकारी मिलती है। डीसी साहब या उसके अपैरेटस को इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि फैमिली को वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करते। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट इनसेंसिटिविटी क्या हो सकती है। और मैं निश्चित रूप से मांग करता हूं कि ऐसे सब लोगों को जितनी भी सजा, एक तो कानूनन जो भी होगी, मॉरली भी उनको इस तरह की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए कि किसी की डेथ होती है, आप इस तरह से इनसेंसिटिव बने रहते हैं। तीसरी बात, ये जो अगर आप देखेंगे, ये जो टारगेटेड किलिंग पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज या आउटसाइडर्स की हुई, ये पिछले साल अगस्त में जब कृष्णा जन्माष्टमी और 15 अगस्त के दिन सारा जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी का हर कोना तिरंगे में लिपटा हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस चालू तरफ निकल रहे, उसमें हिंदू मुसलमान सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो भारत का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, जो कश्मीरियों का दुश्मन है, जम्मू के लोगों का दुश्मन है, उनको वो रास नहीं आया। बदकिस्मती इसमें यह हमारी है कि यहां के भी कुछ लोग, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, जिनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे माहौल में भी इस तरह की चीजों को एनकरेज करने में आनंद आता है, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं कि जो कोई पावर कट को भी कम्युनलाइज करे। देखिए, बीजेपी की जानिब से अगर इस तरह की बात कही जा रही है कि लैप्सेस हुए हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत को बहुत सख्त रवैया अख्तियार करते हुए जहां जहां भी लैप्सेस हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर राशिद चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं, जे&के कांग्रेस से के तर्जुमान हैं, और इफ्रा जान साहिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कश्मीर से। इफ्रा जान साहिबा, क्या महसूस होता है जब कोई जवान इस तरह से उठ जाता है, या किसी के घर में का चिराग गुल हो जाए, या कोई सुबह को घर से निकले और शाम को घर उसका लाशा पहुंचे, तो ऐसे में जो है वो माहौल जो है कितना दर्द अंगेज हो जाता है। उस सिलसिले में क्या करना चाहिए सियासी पार्टियों को? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही निंदनीय हत्या थी जो कल हुई, और आज जब मैं इनके फादर की बात सुन रही थी तो इंसान का दिल टूट जाता है, क्योंकि हर रोज़ फेसबुक खोलते हैं, हर रोज़ न्यूज़पेपर देते हैं, कभी अजय भारती जी होते हैं, कभी कोई होते हैं। कल हमारे राहुल भट्ट जी थे, और रियाज़ अहमद जी भी कल थे, हमारे एसपीओ रियाज़ अहमद, उनकी भी इसी तरह मौत हो गई। उनका भी कहीं एक फादर होगा जो कंधा दे रहा होगा। तो एक टाइम पे इंसान को लगता है कि ये कत्लो गारत का जो ये सिलसिला है, ये अब कब रुकेगा? अब कितनी और लाशें हम लोगों को उठानी है कंधों पे? जहाँ तक मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बात सुन रही थी, 2 मिनट तक तो मुझे लगा कि ये कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये ऑपोजिशन पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने तनकीद पे तनकीद की बीजेपी की सरकार की, तनकीद पे तनकीद की बीजेपी की सरकार की, लेकिन ये नहीं कहा कि बीजेपी की जो सरकार है ये फेल हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने में, कश्मीरी मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में, या यहाँ की किसी भी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने में। जब मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब 2019 में इन्होंने आर्टिकल 370 को ज़बरदस्ती जबरन तोड़ा था, तब इन्होंने ही पार्लियामेंट के सदन पे वादा किया था कि अब कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। अब आप लोग फिलहाल के लिए आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हो, अपनी स्टेट असेंबली बनाते हो, ये हक आप हमको दे दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ना तो हमारी जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास हक रहे, ना तो किसी के पास सिक्योरिटी नहीं, और ना तो कोई ना तो कोई ऐसी लाश है जो नहीं बिछी। हर कम्युनिटी पे लाशें बिछी। इनके बार बार झूठ पिछले 8 साल से, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 8 साल से ये लोग जम्मू और कश्मीर में राज कर रहे हैं। पहले तो अलायंस में, अब तो 3-4 साल इनको डायरेक्टली हो गए। तो 8 साल के बाद भी अगर इनके स्पोक्स पर्सन खुद कहते हैं कि हाँ गलती हो गई, तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कितनी लाशें बहानी है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं आप फेल हो चुके हैं?
और बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। अजय भारती जी, क्या रास्ता है? इफ्रा जान जो कह रही है उसमें आपके पास कोई आप कुछ और जोड़ सकते हैं इसके अंदर? तो इसमें जी नहीं, इसमें सीधी सी बात पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब या एसपी की कोई कोताही है, उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो अपोजिशन पार्टीज का रोल मैं बता रहा हूं, जब पावर कट को भी आप कम्युनलाइज करेंगे। अरे सर, कहीं पर भी कोई वारदात होती है, सीएम को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि नहीं ठहराया जाता? कहीं पे भी कुछ होता है, सीएम से इस्तीफा मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता? उसके वजीर से इस्तीफा मांगा जाता है कि नहीं मांगा ये तो जाता? अपने मान भी नहीं रहे इनकी कोई गलती है। कहां पर राजस्थान में तो नहीं मांगा, डीसी साहब की गलती है, एसपी साहब की महाराष्ट्र में तो नहीं मांगा। अब मांगते हैं, आपकी पार्टी मांगती है, आपकी पार्टी हर जगह मांगती है, और आपकी पार्टी से भी जो अपोजिशन है वो हर जगह मांगती है। सियासत में तो यही तो हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दीजिए, असल मामला तो कहीं का कहीं चला जाता है। नजमुल साकिब साहब, मैं आपको शामिल कर रहा हूं इसके अंदर। नजमुल साकिब साहब, पिछले हफ्ते हमारी बात हो रही थी डिलिमिटेशन वगैरह के रिपोर्ट को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? और हमें ये याद रखना है कि राहुल भट्ट, मरहूम राहुल भट्ट के जो वालिद हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनको हम यहां पर यह पैगाम दें कि देखिए, आपके बेटे की मौत जो है, आपके बेटे की ये शहादत जो हुई है, वो ऐसे रायगा नहीं जाएगी। वो हमारे दरमियान मौजूद है। उनको यह एहसास होना चाहिए कि हम सब जो है राहुल भट्ट की मौत से जो है अफसुर्दा हैं, और हम कोई नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं ताकि आगे कोई राहुल भट्ट जो है किसी गोली का शिकार ना बने। जी नजमुल साकिब साहब, ये जो वालिद साहब हैं, उनसे पूरा कश्मीर, ना कि सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टी बट पूरा जम्मू कश्मीर की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल उनके इस गम में शरीक है। और एक बेटा खोना, एक बच्चा खोना, ये दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। जैसे अभी जो आप इससे पहले जो स्पीकर थे भारतीय जनता पार्टी जी को, जो स्पोक्स पर्सन जो अभी बात कर रहे थे, तो उनकी मतलब जो बात से ये लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर में या तो अभी MHA का रूल नहीं है, या तो ऐसा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन है और वो बिल्कुल नापुंसक हुए हैं और वो कुछ जो है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। एक साइड से वो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को ये बताने की, जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल से हुई है, तब जो है क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को लेते हैं, और जब कोई सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है तब जी बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। आप देख लीजिए, अभी जो अप्रैल में पार्लियामेंट में, राज्यसभा में टेबल हुए नंबर्स, नित्यानंद जी हमारे MOS होम है, उन्होंने नंबर्स टेबल किए कि 2000 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 96 सिविलियंस की जो है वहां जम्मू कश्मीर में डेथ हुई है टिल अप्रैल 2022। 96 सिविलियंस, उसमें से 14 जो है वो कश्मीरी पंडितों की डेथ टिल अप्रैल 2022 की डेथ हुई है। इस साल टोटल 14 सिविलियंस की डेथ हुई है कश्मीर में, उसमें से 12 कश्मीरी मुसलमान, एक जो है बाहर वाला जो लेबरर था, और एक जो है जो राहुल जी जिनकी डेथ हुई है। हम तो खुद गमज़दा है। हिंदू मुसलमान का मामला ऐसा, देखिए मैं इंसान को इंसान समझ के देख रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो किलिंग्स हो रही है, मैं जो आपसे पहले स्पीकर है रोका जाए, और वहाँ की सिविल सोसाइटी जो है, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वाले स्पीकर थे, मैं बेसिकली व्यूअर्स की जो है वो जो गलत फहमी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा जो है हम सब इसमें सफर हो रहे हैं, इस वायलेंस में जो है, इस सर्कल में जो हम सारे फंसे हुए हैं। और अगर ये इन्होंने बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को 6 महीने अगस्त 5 के बाद जेलों में डाला, आज गैरिसन बनाया गया है जम्मू कश्मीर को, अगर आज उसके बाद सिक्योरिटी नहीं है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने अप्रैल में ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनपुट्स है, अटैक होने वाले हैं कश्मीरी ये जो है माइनॉरिटीज पे, तो सिक्योरिटी के इकदाम कहाँ पे? आज अगर इनके पास जो है लग रहा था कि ऐसा माहौल है, या तो अगर इनपुट नहीं है वो बताएं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, या अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो बताइए इसकी सिक्योरिटी फेलियर है। कहीं ना कोई किसी को तो जिम्मेदार ठहराइए। आखिर ये इनके वालिद साहब कब तक रोएंगे? इनको जो क्लोजर है वो कब मिलेगा? ये कब तक आंसू बहाते रहेंगे कि किसने मारा और क्यों मारा, किस वजह से मारा?
कब तक और जो आंसू बहाते यहाँ रहेंगे? पे लोग डॉक्टर मर रहे राशिद हैं, चौधरी हम साहब, तो मैंने गुलाम नबी आज़ाद सियासत है, साहब वो सिर्फ का राजनीतियों की स्टेटमेंट सियासत पढ़ा, बहुत उन्होंने इस पर जो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, बहुत उन्होंने इस पर ताज़ियत भी की है। कहाँ कहाँ ऐसी चूक हो जाती है, हम ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और क्या इस तरीके से इस तरह की वारदातें होंगी तो क्या कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे? देखिए, हमने बार बार ये कहा देखिए, कि पहले तो जो राहुल जी हमारे बीच में नहीं हैं, उनको ताज़ियत मेरी तरफ से, और उनके वालिद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ भी हमारी सारी हमदर्दियाँ शामिल हैं। ये उनका जाना रहेगा, नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और इस पे जो डिस्कशन उभर के आई है, मुझे लगता है कि सरकार इसके सामने झुकेगी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी जो देश में सरकार है वो अड़ियल सरकार है। वो कश्मीर को एक यूनिट, ऐसे प्रोजेक्ट या एक ऑब्जेक्ट हो उसके तौर से चलाना चाहती है। एक ह्यूमन इशू जो है, एक स्टेट इशू जो है, एक रीजन और एक कम्युनिटी इशू जो है, इकोसिस्टम, कम्युनिटी इकोसिस्टम से नहीं देखना चाहती है। और उसका सियासी नज़रिया ये है कि माइट इज़ राइट, जिस तरह से हम चलाना चाहें वैसे ही सिस्टम चल जाएगा। उसका अंजाम ये है कि पॉलिसी फ्रंट पे जो है, कश्मीर की जो लेकर के पॉलिसी है, वो बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। उसमें पाकिस्तान के साथ हो या कि कश्मीरियों के अंदर हो, लोकल रिक्रूटमेंट हो, जो भी चीज़ें देखी, जो भी वादे किए, पहले इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया और कहा कि अब ऐसा हो जाएगा, आतंकवाद खत्म, चीज़ें ऐसे, पाकिस्तान खत्म। उसके बाद 370 कहा, तब भी ऐसा कहा गया। और हुआ ये कि अब वो दौर आ चुका है जो 90s में होता था। इतनी सिलेक्टिव किलिंग 90s में होती थी। अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता, जो स्पीकर साहब कह रहे थे कि या तो बताइए भाई इंटेलिजेंस फेलियर है, या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या पॉलिटिकल फेलियर है। आखिर बात क्या है कि 12 ये 1990 वाला दौर जो है वो आ चुका है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो वहां जो काम कर रहे थे, कश्मीरी पंडित भाई खास करके, राशिद चौधरी साहब, 90 से 90-95 में मैं रहा हूं कश्मीर में। कश्मीर में तब भी ऐसा दौर नहीं मैंने देखा। मैंने कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, सिखों और डोगरों के दरमियान भी एक ऐसी बॉन्डिंग देखी है। हम जब साथ में रहते थे, कहीं ये फील नहीं होता था, कहीं महसूस नहीं होता था कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान अलग हैं। मुझे कभी भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ। ना मैंने जम्मू के डोगरों में, कश्मीरियों में कोई फर्क देखा, ना सिखों में कोई फर्क देखा। जबकि हम सिक्योरिटी जोन में उस जमाने में रहते थे, हालात भी खराब थे, लेकिन तब भी इस तरह के हालात जो है वहां नजर नहीं आए हैं, जैसा माहौल इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये माहौल क्रिएट करने में इस सरकार का डायरेक्ट हाथ है। और वो मैं एग्जांपल देता हूं, पिछले दिनों जब कश्मीर फाइल्स एक मूवी आ गई, कर रही है, तो बाकी आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी आपके पास आपके कारकुन होते हैं, आपके लोग होते हैं, आप ये पैगाम क्यों नहीं पहुंचा सकते वहां तक कि भाई आप लोग जो है ये मोहब्बतों को बढ़ावा दीजिए, आप मोहब्बतों को फरोग दीजिए? नहीं, मोहब्बत आज भी है, ये आज भी है कम्युनिटी में, किसी में, हिंदू में, मुसलमान में, या कश्मीरी पंडित भाई में, या सिख भाई का, इसमें कोई तो लेना देना नहीं है। ये मैच फिक्सिंग है पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी की सरकार है, उसके बीच में। वो एक बात जो है, उनको यहां फायदा होता है, उनको दूसरा वहां फायदा होता है। ये टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म, आतंकवाद जो है, जिसको बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये एक बड़ी समस्या जो इन्होंने। अरे सर, टेररिज्म खाली बीजेपी के जमाने में तो अब थोड़ी आया है। टेररिज्म जब आया है 90s में, तब किसकी हुकूमतें थी, बीच में किसकी हुकूमतें रही मरकज में, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ये मैं देखिए, अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूंगा राहुल भट्ट साहब के वालिद साहब जो हैं, बिट्टा भट्ट साहब, बस वो उनसे मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, फिर मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनके जो है, मैं उनका एहतराम कर रहा हूं, मैं उनकी सख्त जानी की जो है सताइश भी करना चाहता हूं कि एक उन्होंने अपने बेटे को खोया, जवान बेटे को, उसके बाद भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे फिर इजाजत ले लूंगा, मैं और उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वहां हमारा जो रिपोर्टर है समीर भट्ट वहां बैठे हुए, वो आ जाएंगे। लेकिन मैं भट्ट साहब आपसे सिर्फ इतना दरखास्त करना चाहता हूं कि आप जो हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, एनसी भी है, पीपल कॉन्फ्रेंस भी, सबसे आप क्या चाहते हैं कि भाई आपका बेटा तो चला गया, ये सियासी पार्टी ऐसा क्या करे कि अब कोई किसी और का राहुल भट्ट जो है वो किसी गोली का शिकार ना बने? भट्ट साहब।
देखो सर हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अब सियासी पार्टी को चाहिए एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। ये हमें अब वहाँ क्या हो गया, हम बन गए हैं टारगेट इसलिए बन गए, हमें जैसे वो मुर्गा खाना नहीं होता, उसमें मुर्गा निकालते आपकी ये बारी है, कल बेचारे किसी और बाप को मेरी तरफ प्लेटफार्म देना होगा आपको, क्योंकि आज ये वहां से पोल्ट्री फार्म से एक मुर्गा निकाला, अब उन पर अंकुश लगाना की जरूरत है। अब मैं अपनी सियासत करूंगा, आप अपनी सियासत करोगे, सियासत नहीं चलेगा, ये मिल बैठ कर ही इस मसले का हल होगा। मेरी यही इल्तिजा है। चलिए भट्ट साहब, मैं आपको सलाम करता हूं कि आप लोगों तक ये पैगाम देने के लिए आए, हमारे दरमियान मौजूद रहे, और मुझे आपको तकलीफ़ दे के जो है बहुत दुख हुआ कि मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पर आज बुलाया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ दरमियान सियासी पार्टी के लोग मौजूद हैं, तो सियासती बातें होंगी, कहीं आपके दिल को और ठेस ना पहुँचे, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और हमारे वहाँ पर जो रिपोर्टर हैं वो उनसे कह दीजिएगा कि वो आ जाएंगे आपकी जगह पर। मौसमों का कोई महरम हो तो उससे पूछूँ कितने पतझड़ अभी बाकी हैं बाहर आने में। यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा। दहशत में लम्हात रहेंगे कितने दिन। आज हम इस खुसूसी मुबाहिसे में बात कर रहे हैं कश्मीर में टारगेट किलिंग पर। अजय भारती साहब, आपको कोई टाइम फ्रेम ऐसा नजर आता है जिसमें आपको ऐसा महसूस होता हो कि ये जो है वहां पर, देखिए जो एहतजाज किया है कश्मीरी पंडितों ने कल और रात भर वो चलता रहा, उसमें उनका यही मांग है कि भाई हमको जो है जम्मू जो है भेज दिया जाए, हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमें जो है जम्मू भेज दिया जाए। यकीनी तौर पर सिक्योरिटी लैप्स है, अगर वो वहाँ पर ऑफिस में जाके उनको मारते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, बहुत तगड़ा वाला सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। तो ऐसे में जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर हैं, तो क्या उनके लिए अभी कल कुछ ऑर्डर्स तो आए, कुछ लोगों को कुपवाड़ा, कुछ लोगों को कहीं कहीं उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, लेकिन वो जम्मू आना चाहते हैं। ऐसे में आपकी पार्टी जो है वो किस तरीके से इन लोगों को जो है इनके एतमाद में जो है इजाफा करेगी कि उनको आपका एतबार आ जाए? भारती साहब। देखिए, ये सिक्योरिटी का सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना होता है। मैं आपको ये ध्यान में दिला दूं कि पिछले साल जब मक्खनलाल बिंद्रू साहब की हत्या के साथ ये टारगेटेड किलिंग शुरू हुई, उस वक्त भी जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जिम्मेदार लोगों के साथ मिले तो एक डिसीजन हुआ था। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर बता रहा हूं तो उसको ध्यान में देख लीजिए कि ये हुआ कि ये जो जितने भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए वल्नरेबल पीपल है, इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और टाउन्स में अपनी रेजिडेंस के बहुत नजदीक रखा जाएगा। हैरानगी होती है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स इसको मानने को ही तैयार नहीं है। ये जो राहुल भट्ट साहब की है, इसकी भी मैं यही कह रहा हूं कि इनकी हत्या अगर ये हुई है, इसमें वो लोग जिम्मेवार है जिन्होंने इनको बडगाम से चाडूरा भेज दिया, जबकि आपके पास एसओपीज आप लोगों ने खुद तैयार किए थे कि इनकी नजदीक, जितना नजदीक हो सके वहां जहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी कंपैरेटिवली बेटर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वो लैप्सेस रहे हैं ये है ही है। दूसरी बात मैं लोकल लेवल पर भी बताता हूं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सीईओ एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, वो एम्प्लॉय को कहता है कि आप आ जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि जी आप निकलो नहीं घर से। तो इसको भी हमने हाईएस्ट लेवल पर टेकअप किया है और वो ध्यान में ला रहे हैं इसको कैसे एड्रेस किए जाए। तो ये इश्यूज सिक्योरिटी को इसको एड्रेस किए बगैर किसी को भी वहां पर सिर्फ मौत के इंतजार में रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। उनकी डिमांड या उनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सरकार उसको एड्रेस करना ही चाहिए, करेगी भी, ये हमारा विश्वास है। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं कि जो इस माहौल को आप मुझे यह बता दीजिए, एक लश्कर इस्लामी के नाम से, कभी किसी के नाम से आप लेटर निकालते हैं कि काफिरों आपको एक एक करके आते हैं, जो सिविल सोसाइटी या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कैसे कंडेम करती है, उस पर क्यों आगे नहीं आती है? जब अजय दर मारा जाता है तो उस पर ऐसा एग्रेसिवली सिर्फ रस्मी तौर पर आप कंडेमनेशन करते हैं कि इसको रिलीजियसली इसको अपोज करके ये गलत है, इसका
विरोध करने के लिए क्यों नहीं कोई आगे आता है, उसी तरह से वॉइस क्यों नहीं रेज करते हैं जिस तरह से आपने कश्मीर फाइल्स को तो बड़ा इशू बना दिया। यह बताइए बगैर कि कश्मीर फाइल्स में ऐसी कौन सी बात थी जो गलत थी। आप ये नहीं बता पा रहे हैं क्या उसमें कोई घटना जिनकी रेफरेंस देकर वो किया गया था, क्या गिरजा नहीं अजय भारती साहब, आप कश्मीर फाइल्स को ले आए बीच में। मैं कश्मीर फाइल का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि खुद आप कश्मीर फाइल को लेकर आ गए, हमने मेरे पास कश्मीर की उससे भी अलग किस्म की फाइल्स हैं, लेकिन कश्मीर फाइल को जिस तरीके से सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, आपको नहीं लगता कि उसने नुकसान पहुंचाया? मैं ट्विटर पर देख रहा था, इस तरफ के कुछ जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा कि एक घटिया सी फिल्म ने जो है बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आपको नहीं लगता? एक सब्जेक्टिव पिक्चर थी। फिल्म को फिल्म की तरह अगर लिया जाता, फिल्म को एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर अगर इस्तेमाल किया गया, तो क्या उसका नुकसान नहीं हुआ है भारती साहब? यही तो इनकी करनी। फिल्म वालों ने तो कमा लिया ना जो उनको कमाना था, उनकी तो कमाई हो गई, वो तो करोड़ों में खेल गए, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? आपने उसका देखा कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा? मेरी बात तो सुन लीजिए, नहीं ये बताइए, इससे पहले जो कश्मीर पर पिक्चरें बनी उसमें कश्मीरी पंडित का कभी जिक्र हुआ क्या? किसी एक पिक्चर में मुझे बता दीजिए, तब तो किसी ने कंसर्न नहीं रेज किया। अरे गुलशन गुलफाम जैसा इतना खूबसूरत सीरियल दूरदर्शन पे चला है एक जमाने में, सिनेमा से इतनी फिल्में बनी है, आप सिनेमा और सिनेमा जो है, सिनेमा आपने उस सिनेमा को हकीकत की तरह पेश करने की कोशिश की है। मैं फिल्म, क्योंकि देखिए मेरा मौजूद फिल्म है भी नहीं, तो आपने बात की थी तो मैं एक जिक्र निकल आया उसके अंदर। नजमुत साकिब साहब देखिए, मुझे देखिए वहाँ के जो कश्मीरी लीडर हैं उनके स्टेटमेंट हमेशा इसी किस्म के आते हैं, वो कंडेम कर देते हैं और उनका काम सा खत्म हो जाता है। मुझे मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहबा बीजेपी के साथ भी हुकूमत में रही हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है इस मौके पर एक साथ रहें, कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुसलमानों को बदनाम करने का जो है मौका ना मिल जाए। वो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुसलमानों को बदनाम करना, इस तरह के क्या स्टेटमेंट में ज़रूरत थी? क्या आपको नहीं लगता कि किलिंग जो है सरहद पार के इशारे पर हुई होगी, दहशतगर्दों ने ये मारा है? ये बहुत बेशर्मी की बात है कि आज हम जो है राहुल गांधी की जो भी जिनकी डेथ हुई है और उस पे बात कर रहे हैं, और इतनी संजीदगी वाला मसला है और इतनी जो है ये पेडिस्ट्रियन बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। आई थिंक ये शोभा नहीं देता है। देखिए एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, उसका भी वक्त आएगा, बट कभी जो है कभी सीरियस कॉन्वर्सेशन जनाब आप बात करें फिर उसके बाद आप करें। ये कॉन्वर्सेशन का ये तरीका होता है, आप सीखें पहले फिर टीवी पे आया करें। ये नेशनल टेलीविजन होता है, चौराहे में। आपकी प्रेसिडेंट की क्या स्टेटमेंट होता है? नहीं आप जनाब कोई बात नहीं, आपको भी मौका मिलेगा, इतनी फुर्सत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो हमने जो बात करी, हमने बात की कि आज यूनिटी की मैसेज हो कि जम्मू कश्मीर में अगर हम 1947 में जब हमने अपने भाइयों के माल और जान की हिफाजत की, कश्मीरी पंडितों की, और आंच नहीं आने दी। हालांकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जम्मू मैसेकर उस टाइम लाखों मुसलमान जम्मू में मरे, और कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित का जो है वो बाल बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब हम एक कंसोलिडेटेड देखिए, अगर आप हिस्ट्री को डिनाई करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, बट एक हकीकत है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, थ्योरी है, तो मुश्किल ये हो रही है कि हम तारीख से सबक तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन तारीख को जो है अपने हाल को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हमारा मुस्तकबिल खराब हो जाता है। मीरपुर की बात नहीं, मीरपुर में क्या हुआ वो नहीं बता रहे। मैं बात ये कंप्लीट करने दें तो फिर उसके बाद। अरे सर अगर आप खोदने निकलेंगे तो इतिहास में, तारीख में, हिस्ट्री में इतनी लाशें निकल आएंगी कि उनको दफनाने में जो है आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। हम जो है अपने हाल तो तारीख से जो है माजी से कुछ सीखें ताकि हमारा हाल जो बेहतर हो और अब हम एक अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। हमें माजी से ये सीख के अपने हाल को अच्छा बनाना है और मुस्तकबिल की बुनियाद एग्जाम्पल को कभी सामने लाने नहीं देते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल को सामने लाने नहीं देते हैं। सिर्फ वही एग्जाम्पल सामने लाएंगे जिसमें जंग हो, जिसमें आपस में नफरतें बढ़े। अब छोड़िए, वो तो इतिहास है। आज की बात करें, अब आज की बात करें। आज मसला ये है कि एक स्टेटमेंट, एक कोई बात निकले, कोई अकाउंटेबिलिटी निकले,
लास्ट टाइम भी जो सरपंच साहब थे, जो त्राल से थे, उससे पहले भारती साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एलजी साहब से कि अपॉइंटमेंट दे, सिक्योरिटी की कंसिडरेशन से। आज आप बेशर्म होके कश्मीरी पंडितों को अपने स्ट्रेटेजिक होस्टेज बना दिया कश्मीर में ऑलमोस्ट। आज आपने बेशर्म होके कश्मीरी पंडितों की पेन को आपने कमर्शलाइज कर दिया। जिन बंदों का, अभी आपने फिल्म का जिक्र किया, जिन्होंने अरबों कमाए, आज वो राहुल पंडित जी के घर क्या कुछ ला रहे हैं कि बस वो पैसे समेट के अब वो जो है फुर हो गए। कश्मीर में रहना हम लोगों को है, आपको है, हमें है, हम भाइयों को रहना है। और जब तक हम अपनी भाईचारे की बात ना करें, जब तक हम ये नफरतों की दीवार जो हमने खड़ी की है इसको खत्म ना करें, तो हम जनाब रहेंगे कहां? कौन देगा? मसला ये है कि क्या हम लोग जो है, जब देखिए मैंने कश्मीर में इस तरह के भी एहतजाज देखे हैं कि लोग जो हैं सड़कों पर आ जाते हैं, पूरा इस तरीके से लोग जो है एक दूसरे के लिए सड़कों पर आए हैं, लोग गम में सड़कों पर आए हैं, लोग जो है खुशी में सड़कों पर आए हैं। तो ऐसा जो है, जो कल थोड़ा बहुत हमको दिखाई दिया, उस लिहाज से हम लोग जो है, मुझे ऐसा महसूस होता है। इफ्रा जान साहिबा, क्या लगता है यहाँ से सफ़र जो है कितना मुश्किल है या कितना आसान है आगे का रास्ता? इफ्रा जान साहिबा। देखिए, बार बार किसी ने बोला कि हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। हम सबको लगता है कि सियासत और नहीं, मैं देखिए, सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो क्या वो घर जाके बैठ जाए? मैं तो इस पे कभी यकीन नहीं रखता। सियासतदान सियासत करे, लेकिन आवाम की बहबूदगी के लिए, आवाम की फलाह के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए करे सियासत। जहाँ तक सियासत की बात आती है, चूंकि हमको लगता है जो सियासतदान होते हैं, हम जैसे लोग, हम भी इसी मुआशरे से आते हैं, हम भी इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, इन्हीं कश्मीरी पंडित भाई बहन जो है हमारे पड़ोसी हमसाया रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी सेक्रेटरीट में बैठा रहते हैं सुबह से लेकर रात तक और ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ है। और जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, हमारे पास एक लिस्ट है प्रॉपर, जहाँ हमारे 3000 सिटिंग एमएलएज, वर्कर्स, मिनिस्टर्स को इसी तरह गोलियों से उड़ाया गया। और हमारे कितने सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उस हज़ारों की कोई तादाद ही नहीं है। और कितने सारे पूरी उम्र के लिए हैंडीकैप्ड हो गए, क्योंकि कभी गोली टांग में आ जाती है, कभी मुंह में आ जाती है। कुछ तो साहब हमारे ऐसे भी लीडर्स थे जिनके मुंह में गोली आ गई थी और पूरा जबड़ा नीचे गिर गया था। तो ये कहना कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, हम ये देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम ही भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा है। और जब बात करते हैं, हम में से बहुत लोग इसी वजह से सियासत में आए, क्योंकि हमने कहा जो हम लोगों ने देखा अपनी जिंदगियों में वो आगे ना कोई देखे और उस पर रोक लगाई जाए। अब यहाँ पे बात आई कश्मीर फाइल्स की, और बहुत अच्छी बात हुई। कश्मीर फाइल्स से इतने अरबों खरबों का पैसा कमाया गया, हमने आज नहीं देखा, ना तो इनके घर कोई एक पैसा गया, ना तो इन दोनों में से अनुपम खेर या विवेक अग्निहोत्री ने किसी ने ट्वीट किया, ट्वीट तक नहीं किया, जो मुफ्त में आप कर सकते थे। क्योंकि रात गई, बात गई, उन्होंने पैसा कमाया, अब नई मूवी बना रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने तक इस बात की निंदा नहीं की। उन्होंने तक, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया पूरे देश में, इससे पता ये चलता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री में कमर्शलाइज तो करती है, कश्मीरी पंडितों को इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल तो करती है, उनके नाम पे वोट तो बटोरती है, लेकिन जब कश्मीरी पंडित भाई बहन सड़क पे यहाँ बड़गाम में आता है, अपने इंसाफ की गुहार लगाता है, तो उसी कश्मीरी पंडित पे यहाँ पे लाठी भी बरसाती है। तो ये मुआजरा है। जब तक हमारे देश हाँ, ये कल जो हुआ, ये इसकी जो है हर तरफ से मजम्मत भी हुई है कि आपने मतलब वो एहतजाज करने वालों पर वही आंसू गैस लाठीचार्ज किया, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको तरीके से निपटा जा सकता था, किसी और सलीके से निपटा जा सकता था। राशिद चौधरी साहब, मेरे नुमाइंदे समीर भट्ट साहब भी जम्मू से जुड़ गए हैं। वो कल से जो उस राहुल भट्ट के इंतकाल के बाद से उनके ख़ानदान के साथ हैं और कश्मीरी पंडितों के बीच में भी रहे। मैं उनके पास बाद में आऊँगा। राशिद चौधरी साहब, कोई रास्ता नज़र आ रहा है, जो मैंने इफ्रा जान साहिबा से भी पूछा था, कहीं कोई रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से, मतलब कोई इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण कहीं आपको दिखाई देती है? देखिए, उम्मीद की किरण ये दिखाई देती है कि हमारे पास एक मौका है कि कल किसी और का लाशा ना गिरे, उस पर हमें संजीदगी से सोचें, एक कौम की तरह, एक देश की तरह और एक गवर्नमेंट की तरह। बाकी लोग स्टेक होल्डर तो सारा आप काम कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में आज की डेट में कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी सिख्स के बीच में कोई भी किसी तरह की दरार है या कोई रज है। मगर बात यह है कि जो सिचुएशन बीजेपी ने क्रिएट की है, इनके इनएक्सपीरियंस तड़ीपार होम मिनिस्टर ने क्रिएट की है, उसका फायदा पाकिस्तान और टेररिस्ट उठा रहे हैं। और वो उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? उनको तो मौका चाहिए था। एक फ्रजाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है और वो इनको भी बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि जो गुजरात इलेक्शंस आ रहे हैं, जो बाकी इलेक्शंस आ रहे हैं, वहां बेचा जाता है, यही तो सौदा बिकता है। और कल आप कुछ गिने चुने न्यूज चैनल्स की हेडलाइन देखें तो वो किस तरह से क्या थी, दिस स्ट्राइक्स दिस, मुस्लिम स्ट्राइक्स दिस। और फिर विडंबना दुख की बात यह है कि किस तरह से कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं, जब कल लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंका गया, उन लोगों में जो मातम मना रहे थे उनको मुंतशिर करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट अपनाएगी तो वो किसी का कैसे भला कर सकती है। अभी भी देर है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ खोया है, मगर बहुत कुछ और बचा सकते हैं हम लोग अगर ये सरकार जाग जाए। और ये जो प्रोवोकेटिव, जो इंटेलिजेंस है, जो पॉलिटिकल आउटकम्स जो इससे ड्रा करती है, वो कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट ना करे और वो इससे हटे। मेरे और साथ जो सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं करंटली, किसी पुलिस ऑफिसर को जुड़ना था, वो अभी तक नहीं जुड़ पाए। हम उनसे पुलिसिंग के ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब, हमारे नुमाइंदे, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले हमारे नुमाइंदे जम्मू से समीर भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। वो गुज़िश्ता 2 रोज से इस परिवार के ही साथ हैं, खानदान के साथ हैं भट्ट साहब के। समीर जी, जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, बिरादरी है पूरी, उसमें किस तरह की सोच आपको दिखाई दे रही है? आपने क्या महसूस किया है राहुल भट्ट की किलिंग के बाद? वो क्या एहसास है उनके अंदर? देखिए तहसीन जी, मैं आपको बता दूं, जो ये किलिंग हुई है, एक और किलिंग हुई है, जाहिर तौर पर जो कश्मीरी पंडित है, जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई, ऑन कैमरा भी लोगों ने कहा और फ़ोन पे भी, और जो मिले हैं कल से लगातार, तो वो यही कह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। और जिस तरह से वहाँ कश्मीर में चाहे मटन हो, विस्सू हो, या कुपवारा हो, शेखपुरा हो, बारामूला हो, हाल हो या गांदरबल हो, जहाँ जहाँ ट्रांजिट कैंप हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी बाहर निकल के सड़कों पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कल शाम से उनको बंद कर दिया गया, वहाँ पे उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं जो पुलिस। तो यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं जम्मू में या दिल्ली में बाकी जगहों पे, तो उनको वो कह रहे हैं कि जो टारगेटेड किलिंग है, जो मिलिटेंसी ने दूसरा रुख ले लिया है, और ये जो नया जो एक ट्रेंड चला है, एक टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चला है, इससे ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। और उनके जो अपने वहाँ पे काम करते हैं, वो ये जो अपने बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, बहुत फिक्रमंद हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से कल इस तरह से किलिंग हुई है राहुल भट्ट की, तो उससे पहले दीपक चंद का हमने देखा, उसके बाद सतीश का हुआ, सतीश सिंह का, और उसके बाद उससे पहले अजय भारती का, राकेश पंथा का, बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं माइनॉरिटीज़ की, वहाँ पे नॉन लोकल्स की भी हुई हैं। और वहाँ कश्मीर में जो आम सिविलियंस हैं, पुलिस है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, ये भी बात सच है। और हर दिन हम ये देखते हैं। तो जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, जो ओवरऑल सिक्योरिटी का सिनेरियो है, वो बहुत ख़राब हुआ है। और जिस तरह से फंडामेंटलिज्म का एक नया जो एक सिलसिला भी वहाँ पे जो है चल पड़ा है, उसका भी एक बहुत खतरा लाहक हुआ है। कल से हम यहाँ राहुल भट्ट के घर में हैं, हमने यहाँ उनके घर वालों से बात की, तो सभी ये कह रहे थे कि जो वहाँ पे मुलाजिम है, अब उनको उनकी फिक्र है। मेरे साथ इस वक्त उनकी अहलिया, जो राहुल भट्ट की अहलिया है, उनसे हम बात करेंगे, मीनाक्षी से, उनसे हम बात करने की कोशिश करें। मीनाक्षी, हम हमारे इस वक्त जो है कई सियासतदान इस डिबेट में हैं, उनको क्या कहेंगे आप? आपसे हमने कल भी बात की थी, आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको सभी को मिलके काम करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को काम करना पड़ेगा ऐसे हालात में? हाँ, और क्या, बाकियों की सेफ्टी का जरूर मसला है। वहाँ पे कोई सेफ नहीं है। इसको तो अपना आप सेफ ही लगता था। इसको मैं कभी नहीं बोलता था कि मुझे कोई खतरा है या कुछ, ये बोलता था वहाँ में जितना इसका वहाँ के लोगों के साथ बनती थी, वहाँ मैं नहीं बोलूंगी किसी भी हिंदू की वहाँ पे उनके साथ बनती होगी। ईद तक मनाता था उनके साथ,
साथ जाके सारे फेस्टिवल उनके सेलिब्रेट करता था। बोलता मेरे को कभी नहीं खतरा हो सकता, मेरे साथ कोई भी नहीं है कि जिसने, मगर किया तो किसी उसके अपने ने ही किया होगा, जिसको पता है कि ऑफिस में ही बैठा, वरना वो कभी कभी डीसी ऑफिस में बैठा होता था, वो काम के सिलसिले में जाता रहता था इधर उधर, और कैसे उसको पता है कि वो इधर ही इसी कमरे में बैठा। वो 2 कमरों में बैठता था, एक कमरे में उसको लोगों का रश होता था, एक कमरे में वो अकेला बैठा होता है, फाइल लिख रहा था। वो कभी छुट्टी नहीं करता था, छुट्टी तो 2 दिन, अगर उसको मैं बोलता नहीं काम रह जाएगा मेरा, 2 दिन, यहाँ तक कि उसने भी बेटी का आधार कार्ड तक नहीं बनाया, उतना फुर्सत नहीं मिल गया। मैं उसको बोला फॉर्म, वहाँ स्कूल में फॉर्म भरना, एंट्री नहीं मिलती है वहाँ गेट के अंदर, वो फॉर्म भर के ला, वहां से उसको साइन चाहिए, बेटी के फोटोग्राफ्स निकाल के ला, भैया वहां नहीं कोई भी, वहां 2 कश्मीरी पंडित लड़के और भी है उसके साथ परसों लगे हुए नए, मगर अगर वो उनके सामने होते वो उनको भी नहीं देखते, भैया छोटे बच्चे हैं वो 2 भी। अब उन्होंने फोटो लेने भेजा, बोला आज मुझे बीवी नहीं आने, बोलेगी कुछ ना कुछ बोलेगी, इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, वो उस वजह से बच गए भैया, नहीं तो वो उसको उन दोनों को उसी के पास होते तो दोनों को शूट कर देते, उनको भी, उनका थोड़ी ना कोई, वो तो बेचारे अभी छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चा करके बात करता था। मुस्लिम्स को ऐसे बोलते इमचेस भाई, वैसा कोई भी नहीं ट्रीट करता होगा उनको। आप जाके वहां पे किसी से भी पूछ लीजिए, वो किसी कोई नहीं होगा जो राहुल भट्ट को नहीं जानता था भैया, ना कश्मीरी तो छोड़ो, बाहर के मुसलमान भी, सरदार भी, जो मिलेगा आपको वो सारे उसको जानते थे भैया। वो कभी किसी, आप चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो आगे इंसिडेंट्स के होंगे, वो कौन चाहेगा भैया। हमारे रिश्तेदार हैं उधर, बहुत सारे रिश्तेदार हैं उधर, हमारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, सारे उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको क्या हम चाहूंगी उनके साथ ऐसा हो। मेरी बेटी के बाद सर से बाप का साया उड़ गया, और किसी के नहीं उड़ना चाहिए भैया। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को बोलते हैं वो सारे वहाँ शिवपुरा वाले, तो हमने अपने हाथों से लाए। इनसे इजाजत लीजिए, क्योंकि ये दुख जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमारे नाजरीन इनका दुख जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। ये इन्होंने जिस तरह जो खोया है, जो वो यकीनी तौर पर बहुत दुख का मामला है, बहुत गमज़दा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने इनसे ख्याल से नाज़रीन यहाँ यहाँ मुझे यहाँ एक वक्फा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं संभाल पा रहा हूँ अपने आप को इस वक्त। जुम्बिशे नौक़े कलम ही सही खंजर के ख़िलाफ़, कोई मैदान में आए तो सितमगर के ख़िलाफ़। लौट के आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या अजब तौर है तुम्हारा भी, तुम ही मजलूम तुमने मारा भी। क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। अक्सर मैं कोई भी लाश देखता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। मैं कोई भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं मुझे बेचैन कर देते हैं। मैं इंसान की ज़िंदगी की कीमत जो है उसे सबसे ऊपर मानता हूं। आप एक किसी की परवरिश में, किसी की तरबियत में उनके वालिदैन का बहुत कुछ जाता है, और किसी को कत्ल कर देना बहुत आसान काम है। गोली तो आपको गोली चलानी है और किसी को मार देना है, लेकिन अगर आपके पास वो सोच नहीं है जो आपको उस गोली चलाने से रोक सके, तो आप जिस मजहब पे चल रहे हैं, जिस धर्म पे चल रहे हैं, जिस मसलक के पर चल रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो सब नाकाम है, वो सब फेल है, वो सब गलत है। क्योंकि जितने भी मज़ाहिब आए हैं, जितने भी धर्म आए हैं, जो भी फिक्र आई है, वो इंसान की सरबुलंदी के लिए आई है। अगर इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो फिर इस दुनिया की जरूरत है ही नहीं। हमारे साथ कई अहम शख्सियात जुड़ी हुई हैं। हम टारगेट किलिंग पे बात कर रहे हैं, हम दरअसल किलिंग पे ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वैद साहब।
एसपी वैद साहब वो जुड़ गए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप एक मीटिंग में थे सर, और आपने ये ज़रूरी समझा कि आप आखिर में जुड़ सकें इसके साथ। मैं नहीं भी चाहता था आपको, मैं शुरू में भी लेके आपको खैरबाद कह देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सियासतदानों के दरमियान जो है आप जैसे जो है ज़िम्मेदार अफसर जो रिटायरमेंट के बाद भी मौजूद रहें। मैंने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है कश्मीर में। वैसे साहब, कहाँ पर, अगर आप तो सिक्योरिटी में रहे हैं, उस 90s के दौर में भी आपने देखा है सब कुछ, कहाँ भूल हो गई है सिक्योरिटी में, क्या कमी रह गई है वैसा? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में कश्मीरी पंडित लोगों को जो उनका हिस्सा बनता था, जो उस पैकेज में नौकरियां दी गई, इसमें मैं समझता हूं एक फ्लॉ ये रह गया है कि उनको आपने सिक्योर अकोमोडेशन दी, लेकिन वो अब हजारों की तादाद में कश्मीर वैली में दफ्तर है, हर दफ्तर तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आप ये कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि जहां आपने राहुल भट्ट को लगाया बड़गाम जिले के चाडूरा तहसील में, वहां उसको प्रोटेक्शन, उसका दफ्तर प्रोटेक्टेड है? तो मैं समझता हूं कि अच्छा, वो किस ट्रांसपोर्ट से जाता है वहां, ये इस बात को भी इग्नोर किया गया। तो इसमें एक फ्लॉ रह गया है कि आपने सिक्योर अकोमोडेशन की बात की, लेकिन वो जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, अगर वो डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के दफ्तर में होते तो वो प्रोटेक्टेड था। तो अगर शेखपुरा में बड़गाम में रह रहे हैं, वो भी प्रोटेक्टेड है, और जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो अगर वो भी प्रोटेक्टेड है, तो इनको हार्म नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं कि उनको रिमोट एरिया में लगाया गया। इस तरह के बहुत सारे और भी इम्प्लाइज हैं। राहुल भट्ट की शहादत हुई और राहुल भट्ट की तरह बाकी लोग ना मारे जाएं। एक होलिस्टिक प्लान करने की जरूरत है। 3-4 हजार लोग कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वहां एम्प्लॉयड हैं, सबको तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योर अकोमोडेशन भी नहीं है, बहुत सारे किराए पे रहते हैं, तो वो सब सॉफ्ट टारगेट है। और खासकर पिछले 7-8 महीने से, जब से जो हैंडलर हैं पार, उन्होंने अपना ये रणनीति को बदला है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एनकाउंटर्स में हमारा नुकसान होता है, हमारे लोग मरते हैं, हमारे हथियार जाते हैं। यहाँ आपको ना हथियार जाएगा, ना लोग मरेंगे, टेररिस्ट मरेंगे। आप लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, 2 आदमी जाएंगे पिस्टल लेके, राहुल जैसे को, बिंद्रू को, टीचर को, किसी रेडी वाले को मारा, और आप टेरर उसका देखिए कल से कैसा माहौल बन गया है। तो ये एक रणनीति इन्होंने बदली है। इसको काउंटर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति की जरूरत है, जिसको हमें काउंटर करना चाहिए और इसमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि और ऐसे किलिंग्स ना हो। अब एक्चुअली जब आपने 370 और 35 से हटाया, तो आपने जो हैंडलर है पार डीप स्टेट के, उनके पांव जमीन तले से जमीन निकाल ली। तो वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कहां हम अपनी रेलेवेंस दिखाएं, कहां हम ये करें, क्योंकि उनके कार्डर्स कब हो रहे थे, उनका स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, उनका टेरर फंडिंग कंट्रोल हो गया। आपका जो हर बात पे हुर्रियत जो चलाती थी, टेरर फैक्ट्री को बंद कर, ये सारी चीजें बंद हुई। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को एकदम गवर्नमेंट के नैरेटिव को कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसको काउंटर कर देती है। जैसे कश्मीरी पंडित को टारगेट करना, कहीं पे वैसा इंटेलिजेंस फेलियर भी है, आपको लगता है इंटेलिजेंस फेलियर है वैसा? मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चूक तो रही है, ऐसे वरना ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए था। आपको जो आपने प्लानिंग करनी चाहिए थी कि ऐसे, और जब ऐसी किलिंग्स हो रही हैं, कौन कौन ऐसा सॉफ्ट टारगेट है, तो एक सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इसका जायजा लेना चाहिए कि कौन लोग रिमोट एरिया में पोस्टेड हैं, जो सिक्योर नहीं है, मारे जा सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं। तो ये कहीं किसी ना किसी का तो फेलियर मैं मानूंगा जरूर है, वरना ये जिंदगी इतनी एक अहम जिंदगी एक परिवार की चली गई, परिवार लुट गया बेचारा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद साहब, आपने जो हमको ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताई हैं। मुझे ख्याल मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से जुड़े हुए
हुक्काम हैं वो इसको सुने और इसके हिसाब से जो है आगे का जो है रास्ता तय करें। अजय भारती साहब, वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर सबसे जो है 30 मिनट लूँगा। आप क्या अपनी हुकूमत से कुछ मुतालबा करेंगे? यकीनी तौर पर जो है बीजेपी को बहुत जवाब देना है इस सिलसिले में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सरकार से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा तो है ही है कि ये जो सिक्योरिटी अपरेटस को चाक चौबंद करते हुए जो रिकमेंडेशंस आपने तय किए उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए ग्राउंड पर, नहीं हो रही है। दूसरा मेरा निवेदन पॉलिटिकल पार्टी से भी कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, वास्तव में उस पर चलकर, और ये जो टेम्पटेशन है आपको पॉलिटिकल खेलने का, उसको अवॉइड करते हुए। पॉलिटिकल पार्टीज में आपकी पार्टी भी शामिल है ना भारती साहब? खाली जो अपोजिशन की है उनसे तो नहीं है ना? निवेदन ये आपका। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सब पार्टीज के लिए कह रहा हूं, मैं उसमें सब पॉलिटिकल लीडर्स को भी, पॉलिटिकल, क्योंकि कोई भी किलिंग होती है तो उसको जो है हम उसको मजहब के खाने में फिट कर लेते हैं, किसी और खाने में फिट करने लगते हैं। अब नजमुल साकिब साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? वक्त कम है। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब है। अब मैं उसका दूसरा सेंटेंस जो है, आधा हिस्सा जो कंप्लीट करना चाह रहा हूं, दैट बक शुड स्टॉप समवेयर। अगर हालात खराब हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये। चलिए, डॉक्टर राशिद चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा जरूरी है कि बीजेपी खास करके, क्योंकि सरकार तो सेंटर में भी, यहाँ भी वो है, इस बात को समझे कि कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी नहीं हो सकती है, और यहाँ सिचुएशन जो है उसको टिट फॉर टैट ना करे, फ्लेयर अप ना करे और पोलराइज ना करे, और एक अच्छा एफिशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम भी हो, और साथ में जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है लोगों का वो भी हो। और वो मोदी जी का जो वादा है कि फौज किसके पास, पुलिस किसके पास है, जो मनमोहन सिंह को वो कहते थे, वो हम इनको याद करवाना चाहते हैं कि भाई बॉर्डर आपके पास है, फौज आपके पास है, फिर दिक्कत क्या है? 1990 के हालात क्यों बना रहे हो? इतनी लोगों की जानें क्यों जा रही हैं? इसका जब इनसे जवाब पूछो तो ये कहते हैं नहीं, ये राष्ट्र को जवाब पूछ रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। बीजेपी को कटोरे में खड़ा होना पड़ेगा, वो सरकार में है, उनको इस देश को जो मैंडेट मिला है उसके सामने आकर के सर्व भी करना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई कम्युनिटीज के बीच में जी वक्त कम हो रहा है। इफ्राजान साहिबा, बस आखिर में, आपने राहुल भट्ट की बेवा के आंसू देखे हैं, आप एक खातून हैं, आप यकीनी तौर पर उस एहसास को समझ सकती हैं जिस एहसास से वो गुजर रही होंगी। क्या आपको नहीं महसूस होता कि आपकी पार्टी के जो आला लीडरान हैं वो इस सिलसिले में कोई ऐसी पेशरफ्त करें जिसमें सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, सभी सियासी पार्टियां, और कुछ जो है ऐसा सोचा जा सके जो कि कश्मीर जो है वो वापस अपनी पुरानी अमन और अमान वाली जो है तारीख़ जो है रकम कर सके? देखिए, ऑलरेडी सर एक मीटिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस इशू। आज आपने देखा होगा गुप्कार पे। लेकिन जब सवाल आता है कि इसमें क्या करना चाहिए, मुझे नहीं, शायद मैं इतनी विज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बोल सकती हूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हमें हमारी देश की जनता को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मल सी है। हमें हमारी पूरे देश के लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आर्टिकल 370 हटा देते हैं और यहाँ सब ठीक हो जाता है। हमें यहाँ की जो प्रेस है उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसका गला नहीं घोंटना चाहिए। जो यहाँ के लोग बात करना चाहते हैं, हो सकता है वो एंटी बीजेपी हो, उन्हें पीसफुली अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। यूएपीए के तहत एन मास अरेस्ट नहीं करना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में मुझे लगता है जब सभी लोगों को बोलने की इजाज़त दी जाएगी और सच में बोलने की इजाजत दी जाएगी, तभी एक सोल्यूशन सामने आ पाएगा। लेकिन जब एक का गला घोंटा जाएगा, दूसरे का गला घोंटा जाएगा, तीसरे का गला घोंटा जाएगा, तो उसमें ना तो कोई सोल्यूशन आएगा और हम सभी इस एक ऐसे ब्लैक होल में चले जाएंगे जहां से शायद निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सिर्फ राहुल भट्ट की ही तस्वीर हमारी स्क्रीन पर नहीं है, आपको एक और तस्वीर दिखाई दे रही है रियाज की भी, वो भी जो है गोली का शिकार हुए। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं हमारे पास, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेकसूर मारे गए हैं। अब ये जो टारगेट किलिंग्स हैं या किसी की भी मौत हो रही है, इस तरह नागहानी मौत हो रही है, चाहे वो आग में मर रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हुक्काम को इस बारे में सोचना है। 1 2 3 नहीं, सैकड़ों मर जाते हैं। हाकिम वक्त तेरा ध्यान किधर होता है? हमको सोचना होगा। अब
और कोई बिट्टा जी भट्ट जो हैं अपने बेटे की लाश को अपने कांधों पर ना ढोएं। आपने राहुल भट्ट की बेवा के आंसू देखे, और ऐसी कितनी बेवाएं हैं कश्मीर में, जम्मू में, दीगर इलाकों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो लोग शरीक हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इफ्रा जान साहिबा का, राशिद चौधरी साहब का, नन्नू साकिब साहब का, जय भारती साहब का, SP वैद साहब का, अपने नुमाइंदे समीर भट्ट साहब का, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ राहुल भट्ट की बेहवा का, साहिबा का, और उनके वालिद साहब का। जलते घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इजाजत दीजिए।